माय डियर स्टूडेंट, मैं सुरजीत सर। आज की क्लास में अम्लों के सामान्य गुणों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लगातार अम्लों की 2 स्लाइड के बाद तीसरी स्लाइड में आज हम लोग अम्लों के कुछ सामान्य गुणों के बारे में चर्चा करेंगे और आज हम जानेंगे कि अम्ल कितने प्रकार का होता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और चर्चा करेंगे अम्लों के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है भैया? अम्लों के सामान्य गुण। तो अम्लों के सामान्य गुणों की यदि हम बात करें तो जितने भी अम्ल होते हैं वो प्रबल संक्षारक होते हैं। ये लकड़ी, त्वचा और कपड़ा को नष्ट कर देते हैं। और जो अम्ल होते हैं ये जल में विलीय होते हैं। तीसरी बात यदि हम करें तो कोई भी अम्ल यदि किसी भी क्षार के साथ अपक्रिया करता है तो लवण बनाता है और जल बनाता है। यदि हम बात करें कि जो अम्ल होते हैं ये किसी भी धातुओं के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और जो अम्ल होते हैं यदि इनको हम जल में मिलाते हैं तो ये उष्मा उत्पन्न करते हैं। तो एक एक पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे पहले पॉइंट पे कि जो अम्ल होते हैं वो प्रबल संक्षारक होते हैं। यदि ये प्रबल संक्षारक होंगे तो ये लकड़ी, त्वचा, कपड़ा तो हमने पहला पॉइंट सीख लिया है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे कि जो अम्ल होते हैं ये धातुओं के साथ अपक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग। इस उदाहरण में सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया यदि आपने सोडियम धातु के साथ कराई तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? यदि आपने H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराई तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? तो चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज होता है और सोडियम धातु है इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा? प्लस का। तो एक Na एक Cl चले जाएंगे इधर तो आपका बन जाएगा NaCl, ठीक है ना। और आपका क्या हो गया? एक हाइड्रोजन। अकेला कोई परमाणु आता नहीं है, ये अणु के रूप में आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? 2 और इसके आगे भी बैलेंस 2 करनी पड़ेगी। इस तरीके से आपका समीकरण बैलेंस हो जाएगा और आपको हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी। यदि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मैग्नीशियम धातु के साथ अपक्रिया करेगा तो आपका क्या बनेगा? MgSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? इसी तरीके से आप किसी भी अम्ल की क्रिया किसी भी धातु के साथ करवाएंगे तो आपको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे तो जो अम्ल होते हैं यदि इनको हम जल में मिलाते हैं तो ये ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। तो अम्ल को जल में मिलाने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। अम्ल को जल में मिलाने पर क्या उत्पन्न होता है भैया? ऊष्मा उत्पन्न होती है।
नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे कि जो अम्ल होते हैं ये इनकी क्रिया क्षार के साथ करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो जो अम्ल होंगे, अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है। सबसे पहले तो हमें अम्ल क्लियर है कि जितने भी अम्ल होते हैं उसमें H+ आयन पाया जाता है और जो क्षार होते हैं उसमें OH- आयन पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरीके से हमें लवण और जल प्राप्त होगा। तो यदि हम एसिड की बात करें तो HCl ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसकी क्रिया एक क्षार के साथ NaOH जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, यदि Na की क्रिया यहाँ पर Cl के साथ होगी तो आपका क्या प्राप्त होगा, NaCl, और OH और H के साथ अब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, जल। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हुआ, लवण, और इधर क्या प्राप्त हुआ, जल। तो जैसा कि हम ऊपर वाली जो लाइन लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखें। जैसे मान लीजिए आपके पास है H2SO4 प्लस KOH। H2SO4 को क्या कहते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, और KOH को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर आपको पता है ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। प्लस वाला किसके साथ जुड़ेगा, माइनस वाले के साथ। पोटेशियम के ऊपर 1 प्लस का चार्ज है और इसके ऊपर 2 माइनस का चार्ज होता है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके आगे यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, तो बैलेंसी बराबर हो जाएगी। तो आपका क्या बनेगा, K2SO4 प्लस यहाँ पर H कितने हैं, 2, और यहाँ पर कितने हैं, 2, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 H2 हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2, ये आपका बैलेंस बराबर हो गया। तो आपने क्या प्राप्त किया, पोटेशियम सल्फेट और जल। पोटेशियम सल्फेट क्या है, लवण है, और ये जल आप जान ही रहे हैं। यदि हम पांचवी प्रॉपर्टी की बात करें तो जितने भी अम्ल होते हैं ये जल में विलीय होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं भैया, अम्ल जल में विलीय होते हैं। अम्लों की कैटेगरी में 2 तरीके के अम्ल होते हैं, एक कार्बनिक अम्ल होते हैं और एक अकार्बनिक। तो जिस अम्लों में कार्बन उपस्थित होता है वो जल में अल्प विलीय होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन यदि इनकी मुख्य परिभाषा की बात की जाए तो जो अम्ल होते हैं वो जल में क्या होते हैं, विलीय होते हैं। तो ये थी इनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो अम्ल होते हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। अम्लों के प्रकार। यदि हम अम्लों के प्रकार की बात करें तो इसमें जो पहला टाइप आपका आता है उसका नाम है प्रबल अम्ल। उसको हम क्या कहते हैं भैया, प्रबल अम्ल कहते हैं। और जो दूसरा है उसको हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो कैसे पहचानेंगे कि प्रबल अम्ल कौन सा है और दुर्बल अम्ल कौन सा है। तो ऐसे अम्ल जिनको जल में डालें और वो पूर्ण रूप से आयनित हो जाएं तो ऐसे अम्लों को हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। लेकिन दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, जिन अम्लों को जल में डालने पर वो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं या पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, ऐसे अम्लों को हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है ना। तो किस तरीके से हम पहचान करेंगे उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, और परिभाषा के अकॉर्डिंग कैसे जानेंगे उसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे। आप लोग नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए प्रबल अम्ल में हमने क्या सीखा, ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। क्लियर है। दुर्बल अम्ल की यदि बात की जाए तो ये आयनित नहीं होंगे, ये जल में पूर्ण रूप से
ठीक है ना। अब हम कुछ उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे कि कौन सा प्रबल अम्ल होता है और कौन सा दुर्बल अम्ल होता है। तो यदि प्रबल अम्लों के एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, प्रबल अम्ल के उदाहरण में आपका आएगा HCl, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, H2SO4 जिसे हम सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, और HNO3 जिसको हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। तो ये तीन अम्ल किस श्रेणी में आएंगे? प्रबल अम्ल की श्रेणी में आएंगे। यदि हम दुर्बल अम्लों की बात करें तो दुर्बल अम्लों की श्रेणी में आपका हो जाएगा CH3COOH जिसको हम एसिटिक अम्ल कहते हैं, और यदि नेक्स्ट बात करें तो HCOOH इसे हम फार्मिक अम्ल कहते हैं। क्लियर है। दूसरी बात करें तो एक एग्जाम्पल और लिखेंगे, HCN जिसे हम हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं। तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को और नाइट्रिक अम्ल को। दुर्बल अम्लों की श्रेणी में कौन कौन आता है? एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और हाइड्रोजन साइनाइड। तो पहचान करने का आपको एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, इन अम्लों में आपको कार्बन नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो कार्बन नहीं दिखाई दे रहा है तो ये कैसे अम्ल हैं? प्रबल अम्ल हैं। लेकिन जिन अम्लों में कार्बन दिखाई देगा उन अम्लों को हम क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल कहेंगे। ये पहचानने का तरीका है। जब आपको अम्ल छांटने के लिए दिया जाए तो यदि आपसे पूछा जाए बताइए इसमें दुर्बल अम्ल कौन सा है, तो आप उस अम्ल में पहचान कीजिए क्या इस अम्ल में कार्बन उपस्थित है। यदि उस अम्ल में कार्बन उपस्थित है तो उस किस श्रेणी में रखा जाएगा? दुर्बल अम्ल की श्रेणी में रखा जाएगा। इस तरीके से हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की पहचान करते हैं। अब परिभाषा के अकॉर्डिंग आप जान ही चुके हैं, यदि ये पूर्ण रूप से आयनित होगा तो प्रबल है, यदि पूर्ण रूप से आयनित नहीं होगा तो क्या है? दुर्बल है। ठीक है ना। अब हम लोग चर्चा करेंगे कुछ और तथ्य जो पूछे जाते हैं कुछ एग्जामों में कि बताइए ऑक्सी अम्ल क्या है और हाइड्रा अम्ल क्या है। तो अगर आप इन चीज़ों को जानते हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलिए चर्चा करते हैं कि ऑक्सी अम्ल किसे कहते हैं और हाइड्रा अम्ल किसे कहते हैं। तो ऑक्सी अम्ल और जो दूसरा आपका अम्ल है उसका नाम क्या है भैया? हाइड्रा अम्ल। तो ऑक्सी अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन भी उपस्थित हो और ऑक्सीजन भी उपस्थित हो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सी अम्ल कहते हैं। और हाइड्रा अम्ल क्या है? जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित हो उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रा अम्ल कहते हैं। अम्लों की पहचान है कि उसमें हाइड्रोजन जरूर होगा। तो चलिए परिभाषा देख लेते हैं कि ऐसे अम्ल जिसमें क्या क्या उपस्थित हो भैया? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन ये दोनों उपस्थित होने चाहिए, दोनों उपस्थित हो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सी अम्ल कहते हैं। तो उदाहरण देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपका हो जाएगा H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। आप देखिए इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, इसलिए इस अम्ल को हम क्या कह सकते हैं? ऑक्सी अम्ल कह सकते हैं, जिसे हम ऑक्सी अम्ल की कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहे हैं। दूसरा है आपका HNO3 जिसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल। आप देखिए इसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। परिभाषा के अकॉर्डिंग चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। अब हम बात करेंगे हाइड्रा अम्ल। तो जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित हो, ऐसे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन क्या हो भैया? अनुपस्थित हो। ऐसे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित हो उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रा अम्ल। मतलब हाइड्रोजन तो होगा ही। तो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो आपके पास हो गया HCl। आप देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए किस प्रकार का अम्ल है? हाइड्रा अम्ल है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे पूछा जा सकता है कि बताइए HCN ये किस प्रकार का एसिड है? ठीक है ना। तो देखिए ये किस प्रकार का एसिड है? हाइड्रा अम्ल है। ठीक है ना। इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित है। दूसरी बात है कि ये कैसा एसिड है? कार्बनिक एसिड है। तो ये थी कुछ अम्लों से जुड़ी हुई सामान्य बातें। नेक्स्ट सेशन में हम आपके लिए लेके आएंगे अम्लों से आधारित किसी भी पदार्थ के pH
वैल्यू कितनी होती है। यदि आपको ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो, आज का सेशन आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसकी जो PDF है हमारे संस्था की जो वेबसाइट है saraswatitoppers.com पर आपके लिए उपलब्ध है। आप वहां से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना बेस्ट नोट्स बना सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।